तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए एक ऐसे एनिमे जिसमें बाकी की तरह की खतरनाक फिजिक, काहे और एट्सुकी चाइनीज की 4000 इयर्स ऑफ हिस्ट्री और बिल्कुल हाजिमे नो ईपो की तरह की बॉक्सिंग का तड़का सब कुछ इस एनिमे में मौजूद है कि कैसे एक कमजोर जिस्म का मालिक जो कि बुली होता था अपने आप को बदल डालता है। इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ ये एनिमे आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर केनिची से होती है और उसे स्कूल के लिए देर हो रही होती है, जिस वजह से वो भागते भागते जो ही एक लड़की के पीछे से गुजरता है कि अचानक से वो लड़की अनजाने में उसे जमीन के बल पटक डालती है और जब उस लड़की को होश आती है वो हमारे मेन कैरेक्टर केनिची से माफी मांगते हुए कहने लगती है, मैं माफी चाहती हूँ, क्या तुम ठीक तो हो ना? दरअसल मुझे बचपन से इसी तरह ट्रेन किया गया, जब कोई भी शख्स मेरे पीछे से गुजरता है तो मेरी बॉडी अपने आप ही उसके खिलाफ एक्शन लेती है। वो लड़की अब जब उसका सामान उठाने में मदद करने लगती है उस लड़की का ध्यान उसके कॉलर पे यिंग यान बैच पे पड़ता है। खैर यार कहानी अब स्कूल की तरफ जाती है जहाँ पे केनिची के लेट आने की वजह से उसे बाहर हॉलवे में खड़े होने के लिए कहा जाता है। केनिची जब अपने क्लासरूम में झांक रहा होता है तो तब कहीं जाके उससे मालूम पड़ता है कि हाँ यार जिस लड़की से वो सुबह मिला वो इसकी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। उस लड़की का नाम है मियो और आज उसका पहला दिन है। खैर यार अपनी इंट्रोडक्शन पेश करने के बाद वो लड़की भी हॉलवे में जाके खड़ी हो जाती है, ये कहते हुए कि केनिची के साथ मैं भी लेट आई हूँ तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसके साथ बाहर जाके खड़ी हो जाऊं। हॉलवे में मियो केनिची से कहने लगती है, तुम्हें मेरी वजह से देर हुई है, मैं माफी चाहती हूँ इसी वजह से, क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे? ये सुनने की बात केनिची उससे करीब से घूरते हुए अपने मन में कहने लगता है, वैसे करीब से ये मियो नाम की लड़की काफी ज्यादा चिकनी है। अगले सीन में केनिची अपने स्कूल क्लब जा रहा होता है कि इसी में निजिमा नाम का शख्स उसका रास्ता रोकता है। ये शख्स बचपन से केनिची का मजाक उड़ाता होता है और साथ ही साथ उससे बुली करता आ रहा होता है। ये एलियन फ्रीक इतना ज्यादा गिरा हुआ शख्स है कि ये स्ट्रॉन्ग लोगों के कदम चाटता है ताकि वो उनकी साइड पे हो सके और इससे केनिची जैसे कमजोरों को बुली करने में काफी ज्यादा मजा आता है। खैर यार निजिमा उसे पीटने के बाद उसे अपने पीडीए दिखाते हुए कहने लगता है कि मेरे इस पीडीए में हर एक स्कूल के लड़के के बारे में, लड़की के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी पीडीए में मैंने स्कूल के सारे लेवल्स भी डाले हुए कि कौन इस स्कूल में कितना ज्यादा पावरफुल है और मेरे इस पीडीए में सबसे लोवेस्ट और सबसे वीकेस्ट रैंक तुम्हारा है। निजिमा यहाँ पे केनिची को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए आया होता है और वो जब जाने लगता है जाते जाते वो केनिची से बोलता है, सुनने में आया जिस कराटे क्लब को तुमने ज्वाइन किया है वो लोग वीक को काफी ज्यादा बुली करते हैं, वहां से जितना जल्दी हो सके निकल लो, वैसे भी तुम काफी ज्यादा बजदे लो, मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं। और जैसे कि निजिमा ने कराटे क्लब के बारे में कहा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग केनिची को ट्रेनिंग देने के बजाय उसे सब मारते हैं और यहाँ तक उससे सब अपनी सफाई वगैरह ही करवाते हैं। मार खाने के बाद केनिची जमीन पे पड़ा अपने आप को कोस रहा होता है और वो सोचने लगता है चूंकि ये गुंडे मुझे कुछ सिखा रही नहीं है तो वैसे भी मैं क्लब को छोड़ देता हूँ। इस दौरान केनिची क्लब में अकेला होता है, उसकी नजर पंचिंग बैग पे पड़ती है। हालांकि क्लब वालों ने उससे मना किया होता है कि तुम इस पंचिंग बैग को छुओगे भी नहीं, पर इस वक्त केनिची सोचता है कि वो अकेले में है और एक दो पंचे से भला क्या ही होता है। वो इसी तरह इस पंचिंग बैग को यूज कर रही होता है कि इसी पंचिंग बैग के पीछे वो अपने क्लब के उसी मेंबर को पाता है जो कि यहाँ पे उसे सबसे ज्यादा मारता है और बुली करता है। इस शख्स का नाम होता है दाइमोंजी। दाइमोंजी फिर से उसे पीटने लगता है और वो केनिची से कहता है, दूसरे लोग तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहते लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं इस क्लब को क्विट कर डालो, मुझे तुम जैसे कमजोर लोग जरा भी पसंद नहीं है जो कि कराटे सीखने आते हैं। तुम लोगों को लगता है कि कराटे सीखना सब एक दिन की बात है, कराटे तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनाए गए। पर ये सुन के केनिची को याद आने लगता है कि वो बचपन से ऐसा ही कर रहा है जैसे कि लोग बोलते हैं, जिस वजह से उसका नाम अब बुज़दिल पड़ चुका है। उसे सारे लोग अब कावड़ बुलाते हैं और अगर उसने आज क्लब को क्विट कर दिया तो निजिमा की भी बात सच हो जाएगी। केनिची सोचने लगता है अगर उसने आज कुछ ना किया तो उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरती जाएगी। यही सोच के केनिची गुस्से से दाइमोंजी से कहने लगता है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं तो इसका मतलब मैं यहाँ पे फिर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, है ना? दाइमोंजी उससे गले से पकड़ते हुए उसे दीवार से टका के कहने लगता है, तुम जैसे लोग सब बड़ी बड़ी छोड़ सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तुम जैसे लोग हमारे कदम की दूर चकते हो, लेकिन अब चूंकि तुमने अपना मुंह मेरे आगे खोल ही दिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारे पास एक हफ्ता है, एक हफ्ते बाद हम इसी कराटे क्लब में लड़ेंगे और हम में से जो हारेगा वो इस क्लब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। केनिची अगले सी में पिटने के बाद घर लौट के जा रहा होता है और वो अपने मन में उस दौरान सोच रहा होता है, ये लोग हमेशा से अपने ताकत के दम से हम जैसे कमजोर लोगों को बुली करते हैं, सिर्फ एक दिन
एक दिन अगर मैं स्ट्रांग हो जाऊं, मैं इनकी तरह नहीं हूँगा बल्कि मैं कमजोरों को बचाऊंगा। वो ये कह रही होता है कि इसी में उसकी नजर एक बूढ़े शख्स और मियो पे पड़ती है जिनको कुछ गुंडों ने घेर रखा होता है। उनको देख के केनिची की सांस ही नामुंह से निकली होती है और वो तुरंत से छुप के कहीं पे बैठ जाता है। वो डर के मारे ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। वहीं पे मियो उन गुंडों से कहने लगती है, मैं देख रही थी उसमें बूढ़े की कोई गलती नहीं थी, तुम लोग उससे टकराए हो और उसके बाद यहाँ तक तुमने उसे गिरा भी दिया। तो आगे से वो गुंडे लोग अपना सीना चौड़ा करते हुए कहने लगते हैं, हम लोग स्ट्रांग है और स्ट्रांग वही करता है जो उनके मन में आता है। तुम्हें आसपास के लोगों से कुछ सीखना चाहिए। ये लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि ये लोग मुझे देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि इन्हें पता है हम यहाँ की गैंग है और हमसे ज्यादा कोई पावरफुल है ही नहीं। और ये बात केनिची के सीधा मन में लगती है कि वो भी बाकी लोगों की तरह इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि उसे दिख रहा ही नहीं है। और जबकि दोषी और मियो लड़की होने के बावजूद भी उस बूढ़े के लिए खड़ी हुई है। ये लोग डायमंड की तरह जो कि कमजोरों पे अपनी ताकत के दम से दहशत जमाते हैं। केनिची को याद आने लगता है हम जैसे कमजोर लोग शुरू से इनसे भागते आए हैं, जिस वजह से इनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। यही सोच के केनिची चिल्लाते हुए उन गुंडों पे टूटने को ही जा रहा होता है कि इसी बीच में उसका पैर स्लिप होता है और वह जमीन पे गिर जाता है। इसके बावजूद भी केनिची अपनी आंखें बंद करके उठ के दोबारा से पंचेस मारना शुरू करता है, चिल्लाते हुए मियो से कह रहा होता है कि यहाँ से भाग निकलो। जिन समय केनिची का मामूली सा पंच उन गुंडों में से किसी एक के मुंह पे लग जाता है। ये देख के उन गुंडों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी नाइफ निकाल के केनिची का काम तमाम करने को ही जा रहे होते हैं कि देखते ही देखते मियो अपने आप को गुंडों से छुड़ाते सारे एक एक दो लाते मार के आसमान पे जाके कुलाटी मार के नीचे उतरती है। इसके बाद मियो अपनी कातलाना मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक एक गुंडे को सुलाती चली जाती है, जो देख के केनिची का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बस वो उसे घूरता चला जाता। इसके बाद मियो केनिची की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी मदद के लिए आए थे। वो केनिची की दाद देते हुए कहने लगती है, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, जबकि वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश भी कर रहे थे। मुझे काफी खुशी है कि तुम ही मेरे पहले फ्रेंड हो स्कूल में। और केनिची अगले सी में उसे पार्क में बिठा के कहने लगता है कि मैं स्ट्रांग हूं ही नहीं। और इसके साथ ही साथ वो उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है अपने कराटे क्लब के रिलेटेड। तो मियो उसे कहने लगती है, दरअसल डायमंड ने तुम्हें जो भी कहा गलत कहा। दरअसल मार्शल आर्ट स्ट्रांग लोगों के लिए है ही नहीं बल्कि कमजोरों के लिए है, ताकि कमजोर इसे सीख के अपना स्ट्रांग लोगों से दिफा कर सके। और ये सब मार्शल आर्ट सीखते दौरान मुझे मेरे मास्टर ने बताया था। के साथ ही साथ मियो से एक डोजो के बारे में बताती है, अगर तुम वाकई में स्ट्रांग होना चाहते हो तो इस डोजो को विजिट करो। मियो ने इस डोजो के बारे में उसे गारंटी दी होती है कि अगर तुमने इस डोजो में सरवाइव कर लिया, मैं गारंटी देती हूँ तुम पहले से काफी गुना ज्यादा स्ट्रांग होगे। केनिची एड्रेस को फॉलो करते करते डोजो तक तो जा पहुंचता है, मगर केनिची डोजो के दरवाजे को खोल ही नहीं पा रहा होता। तभी पीछे से एक अनजान शख्स एक ही उंगली के दम से इस पूरे के पूरे दरवाजे को खोल डालता है। केनिची उसे अपने सामने देख के उससे पूछने लगता है, क्या आप मार्शल आर्ट के मास्टर है? तो वो बूढ़ा शख्स कहने लगता है, मैं अपने आप को मास्टर तो नहीं समझता, लेकिन हाँ, मैं कभी फाइट में हारा नहीं हूँ। ये सुनने के बाद केनिची एक अच्छी खासी ट्रेनिंग की उम्मीद लगा बैठता है, पर इस डोजो में एंटर कर जाने के बाद वो एक से एक शख्स को यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक मास्टर पाता है। वो झूझू डोजो में एक एक कदम ले रहा होता है, उसे यूं लग रहा होता है कि जैसे कि वो अपनी मौत की गहराइयों की तरफ बढ़ रहा है। इससे हमें ये तो मालूम पड़ता है कि इस डोजो में एक से ज्यादा मास्टर्स है और केनिची यहाँ पे सब एक को डेविल से ज्यादा बढ़ के पाता है। थोड़ी देर में यहाँ पे मियो भी आ जाती है। केनिची मियो को देख के कहने लगता है, हमें यहाँ से जिंदा भागना होगा। पर उल्टा मियो से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगती है, जिन्हें तुम मॉन्स्टर कह रहे हो, मैं इन्हीं के साथ यहीं पे रहती हूँ और जो इस डोजो का हेड होता है वो इसका ग्रैंडफादर होता है। ये सुनने के बाद केनिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद मियो का ग्रैंडफादर हर एक मास्टर का इंट्रोडक्शन देने लगता है, जिसमें वो सबसे पहली शुरुआत शियो सकाकी से करता है, जिसे लोग 100 डिग्री स्ट्रीट फाइटर भी बुलाते हैं। इसके बाद अपचाय होपचाय, जो कि टाई बॉक्सिंग का खतरनाक ग्रिम रीपर है। कैंसे मा, जो कि चाइनीज के मार्शल आर्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इससे बेहतर मास्टर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। फिर आकिसामे कोइत्सुजी, वॉरियर होने के साथ ही साथ गजब किस्म का फिलोसोफर भी है। इसके बाद हमारी दिलों की धड़कन शिगोरे कोसाका, ऐसी दुनिया की कोई वेपन नहीं होगी जिसका इस्तेमाल शिगोरे को ना आता हो। और फिर आखिर में मैं मियो का ग्रैंडफादर, और ये पूरा का पूरा डोजो मेरा है। यही सारे के सारे मास्टर्स केनिची को ट्रेनिंग देंगे और केनिची को यहाँ पे एक उम्मीद सी दिखती है, क्योंकि ये सारे के सारे काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ग्रैंडफादर उसे कहने लगता है, अब चूंकि तुम यहाँ पे खुद चल के आए हो, इसका मतलब तुम स्ट्रांग होना चाहते हो, तो क्या तुम हमारी ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार हो? तो केनिची काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है, अगर वाकई में रयो संपाको मेरी मदद कर सकता है स्ट्रांग होने में, तो मैं तैयार हूँ। तभी कैंसर डोजो के हालात बुरे होने की वजह से केनिची को
5000 फीस पे करने के लिए कहता है। बात केनिची की सबसे पहली शुरुआत आकिसामे मास्टर से करवाते हैं। केनिची आकिसामे को बताता है कि वो अपने कराटे क्लब में जल्दी किसी से लड़ने जा रहा है और हमें से जो भी हारेगा वो हमेशा हमेशा के लिए कराटे क्लब को क्विट कर देगा। जो सुन के आकिसामे उसे बताने लगता है दिल छोटा करने की कोई बात नहीं, क्योंकि बचपन में मुझे भी इसी तरह काफी ज्यादा बुली किया जाता था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं शेनिची की सिचुएशन एक तरह से जानलेवा होती है और ये होती है आकिसामा के एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इसके साथ ही साथ आकिसामे केनिची को स्टेमिना की भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये तो सब शुरुआत है। इसी दिन के बाद से इसकी टफ ट्रेनिंग की तो सब शुरुआत होती है। अगले दिन आकिसामे शेनिची को इससे भी कई गुना ज्यादा टफ एंड्योरेंस की ट्रेनिंग दे रहा होता है। आकिसामे फिलहाल केनिची को मसल वगैरह और इंड्योरेंस की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जबकि केनिची उसे पूछ रहा भी होता है क्या आप मुझे टेक्निक्स की कब ट्रेनिंग देंगे, जिस पर आकिसामे का यही कहना होता है कि सबसे पहले तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग जिस्म चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप बजाय जबरदस्ती केनिची के जिस्म को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश कर रहा होता है। यूं ही अगले दिन हम मियो को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो कुछ गुंडों को बातें करते हुए सुनती है और वो केनिची के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। उन्हीं में डायमंजी कहने लगता है कि मैं तो केनिची को इतना ज्यादा मारूंगा कि वो दोबारा चल भी नहीं पाएगा। इसी में मियो केनिची से कहने लगती है चूंकि मास्टर वगैरह तुम्हें टेक्निक्स की ट्रेनिंग नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी एक दो ट्रिक्स सिखाऊंगी जिसके कारण तुम एटलीस्ट फाइट तो जीत ही जाओगे। इस पर मियो उससे कहती है कि तुम मुझे छूने की कोशिश करो। छूने का लफ्ज सुन के केनिची के मन में काफी ज्यादा लड्डू फूटने लगते हैं और वो इसी तरह अपने धड़कीपन को दिखाते हुए मियो को छूने की कोशिश करता है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मियो को छू ना पाता। तो इसी पर मियो से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगती है सबसे पहले तुम अपना एक कदम को आगे बढ़ाओगे, इसके ठीक बाद तुम अपने सारा का सारा बॉडी वेट अपने उसी कदम पे डाल के तुम अपने दूसरे कदम का इस्तेमाल करके आसानी से अपनी दिशा को पलट सकते हो। और ये टेक्निक केनिची को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। केनिची इसकी प्रैक्टिस शुरू कर डालता है, पर केनिची इस टेक्निक को काफी ज्यादा मुश्किल पाता है और वो थोड़ी देर में हार मान लेता है। केनिची समझ बैठता है कि डायमंजी से वो जल्दी पिटने को जा रहा है, मगर मियो उसे समझाने लगती है सब कुछ फाइटिंग स्पिरिट पे होता है, तुमने अभी कोशिश भी नहीं की, इतनी जल्दी हार मत मारो। अब अगली सुबह मियो सुबह सुबह स्कूल जाते जाते केनिची का इंतजार कर रही होती है, लेकिन केनिची आता ही नहीं जैसे के। और अब जब मियो को लगने लगता है कि शायद से केनिची काफी ज्यादा डर गया और वह हर बार की तरह भागेगा, तो इस पर मियो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। इसी लम्हे में मियो जाने ही लगती है कि वो अपने पीछे केनिची को पाती है और वो नोटिस करती है कि वो अपने फुटवर्क पे काम कर रहा है और जिस वजह से उसे आने में काफी ज्यादा देर लग गई। इन्हें वैसे तो स्कूल के लिए देर हो रही होती है, लेकिन मियो भी उसकी साइड बाय साइड चलती रहती है आहिस्ता आहिस्ता और उसे सपोर्ट करती रहती है। और मन ही मन में मियो केनिची की स्पिरिट की दाद दे रही होती है, उसके जुनून की और उसके जज्बे की। केनिची मन में ठान बैठता है कि उसे स्ट्रॉन्ग होना है तो वो हो के ही रहेगा, भागने से कुछ नहीं होता। वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक भागेगा, क्योंकि वो वीक है तो वो हमेशा से कहीं ना कहीं पे तो बुली होता ही रहेगा। यूं ही केनिची एक स्ट्रॉन्ग रेस्ट के साथ ही साथ 7 डेज लगातार ट्रेनिंग करता रहता है, वो भी पूरा पूरा दिन। और उसने उतने में मियो की फुटवर्क ट्रेनिंग को भी मास्टर कर लिया होता है कि आखिरकार देखते देखते वो वक्त आ जाता है केनिची वर्सेस डायमंजी। यहाँ पे रेफरी कहने लगता है तुम लोगों के बीच में फाइट अभी से शुरू होती है, जहाँ पे डायमंजी केनिची को एक ही पंच से एरिना से बाढ़ उड़ा के फेंकता है। जमीन पे पड़े केनिची से रेफरी आके पूछने लगता है क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। केनिची थोड़ी सी हिम्मत करके दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होकर कहने लगता है हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ। इन सब के बाद डायमंजी केनिची पे जूं दोबारा से टूटने को जा रहा होता है। केनिची यहाँ पे डायमंजी की मोमेंटम को नोटिस कर पाता है और इसके ठीक बाद उसे मियो की टेक्निक याद आने लगती है। जो केनिची को उसका पंच पड़ने को ही जा रहा होता है कि उसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए केनिची आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। देख के डायमंजी के साथ बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसी सुनहरे मौके से फायदा उठाते हुए केनिची उसे पंच मारने में कामयाब तो होता है, लेकिन केनिची के पंच में ज्यादा फोर्स नहीं होती और इसी वजह से तो आकासामे उससे पहले अपनी मसल ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए कह रहे थे। यार मगर ऐसी सिचुएशन के लिए एक और टेक्निक भी केनिची ने सीखी होती है, जिनकी मसल्स काफी ज्यादा होती है। अगर तुम इन्हें एक बार गिरा दो सर के बल तो उन्हें दोबारा जल्दी होश नहीं आती। यहाँ पे केनिची मियो की टेक्निक को फॉलो करते हुए उसके हमले से बचते हुए उसके पैर में पैर डाल के उससे गिरा डालता है सर के बल। अब यहाँ पे केनिची ने उसकी स्पीड और मोमेंटम को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया होता है पैर डालते दौरान। यहाँ तक ऐसा करते हुए केनिची जीत भी जाता है। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है
और किसी को यकीन तक नहीं आ रहा होता। इसके बाद दाइमंजी को होश में दिलाने के लिए रेफरी उस पर पानी फेंकता है। तभी रेफरी दाइमंजी से कहने लगता है, तुमसे बेकार आज तक मैंने कोई नहीं देखा, इस क्लब को क्विट कर डालो। और दाइमंजी कहने लगता है, ये तो कराटे मैच था, इसका मतलब है अपने फिस्ट और कराटो का यूज करना था, पर इस बच्चे ने तो मेरे खिलाफ थ्रोइंग मूव का इस्तेमाल किया। ये सब कहने के बाद दाइमंजी रोने लगता है कि प्लीज उसे क्लब से ना निकाला जाए। चाहे जरूर केनिची बैटल तो जीत गया, लेकिन वो इलीगल मूव होता है। केनिची इसे अपसेट करते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्लब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ। केनिची लटका हुआ चेहरा लेके यहाँ से जा रहा होता है कि बाहर उसकी मुलाकात निजिमा से होती है। हमें मालूम पड़ा होता है कि निजिमा चुपके से ये सारा का सारा मैच देख रहा था। निजिमा उससे बताता है, चाहे जरूर अगर ये कराटे मैच ना होता और एक डेथ बैटल होता, विक्ट्री किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें ही जाती, चाहे जो मर्जी लोग कहें। केनिची इस फाइट के विनर तुम ही हो। ये सुन के केनिची को काफी ज्यादा खुशी होती है, पर फिर वो गौर करते हुए कहने लगता है, क्या इस बार तुमने मुझे लूजर नहीं बुलाया, बल्कि मेरे असली नेम केनिची से पुकारा। तो निजिमा आगे से उससे बताता है, क्योंकि आज के बाद से तुम कोई लूजर नहीं हो, और हाँ क्योंकि तुम जीत ही गए हो, तो मैं तुम्हें इतना भी बता दूं, जो तुम्हारा रेफरी था कराटे के मैच में, अब वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ गया। निजिमा उससे वार्न करते हुए कहने लगता है, वो पूरे कराटे क्लब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी गैंग का मेंबर भी है। ये सुन के केनिची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस इसी में हम केनिची को क्लासरूम में काफी ज्यादा डिप्रेशन में देखते हैं। उससे पूछने लगती है, भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम तो अब कराटे क्लब वैसे भी क्विट कर चुके हो। हम केनिची को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पाते हैं। यहाँ तक वो कहने लगता है कि अब से मैं फाइटिंग नहीं करने वाला, बल्कि मैं तो गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करो। हरे भरे फ्लावर्स मुझे बुला रहे मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए। ये देख के मियो को भी परेशानी होने लगती है कि शायद से इसके सर पे गहरी चोट आई है। वैसे तो मियो को क्लास में हर कोई अप्रोच करना चाह रहा होता है, तो यही एक सुनहरा मौका देख के नेजिमा यहाँ पे एंट्री मारते हुए कहने लगता है, मियो मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरा नाम है नजीमा और एक जेंटलमैन आपकी सर्विस में हाजिर हुआ है। नजीमा उसे बताता है कि मैं केनिची का सबसे पुराना और सबसे बेस्ट यार हूँ। अगले सी में नजीमा मियो को सकुबा के बारे में हर कुछ बता देता है कि अब सकुबा केनिची के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। केनिची यहाँ पे कांपते कांपते बोलने लगता है, सकुबा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देता है, अपनी एक ही किक से बेसबॉल बैट को तोड़ देता है। तमे दूसरी और सकाकी मियो से कहने लगता है, मियो दिखने से तो लगता है कि तुमने हमारी पीठ पीछे केनिची को एक दो टेक्निक्स वगैरह सिखाई है। तुमने जरूर सोचा होगा कि तुम उसकी मदद करियो, पर ऐसा करते हुए तुमने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ आगे क्या होगा। मुझे इतना तो पता चल गया कि केनिची का जो अगला अपोनेंट है वो उसके पिछले अपोनेंट से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मियो तुम्हें क्या हम बच्चे दिखते हैं, इसी वजह से तो हमने इससे फिलहाल कोई टेक्निक्स वगैरह नहीं सिखाई थी। इसी वजह से तो वो चाह रहे थे कि सबसे पहले इसकी मसल्स बने। ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे पास एक दो चीजें तो है उसे सिखाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ। मैं तुम्हें इतना ही बता दूं मियो, ये बच्चा जल्दी मरने वाला है। तुम्हें हमें दिखाया जाता है अब चाय के साथ केनिची बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा होता है। किसी में एक दमदार पंच खाने के बाद केनिची अपने होश खो बैठता है। जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो खुद को अपने घर में पाता है, अपनी छोटी बहन के करीब। पता ये सारी चोटें वगैरह देख के उसका फादर को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो गुस्से से कह रहा होता है, मुझे तो लगता है तुम्हारे बुली होने से पहले तुम्हारे अपने डोजो वाले ही तुम्हारी जान ले लेंगे। उसका फादर डोजो को क्विट करने के लिए कहता है, मगर केनिची काफी ज्यादा जज्बाती होते हुए कहने लगता है, इस तरह मैं अपनी पूरी जिंदगी बुली होता रहूंगा और यही डोजो मेरे लिए आखिरी रास्ता है। ये कहते हुए केनिची यहाँ से चला जाता है। उसे इतना परेशान देख के केनिची का फादर अपनी सेबेस्टियन नाम की गन को बाहर निकालता है, केनिची के सारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। अलबत्ता केनिची की मदर उसे समझाते हुए कहने लगती है, पागलपन मत करना। केनिची शुरू से ही बचपन से ही हमारे पास आता रहता था जब भी कोई उससे मुश्किल होती थी। आज जिंदगी में उसने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया। अगर तुम उसे अभी कुछ नहीं करने दोगे तो वो पूरी जिंदगी के लिए कमजोर ही रहेगा। उसे करने दो जो कि वो चाहता है, जो कि उसे सही लगता है। इसी बीच में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केनिची नोटिस करता है कि स्कूल में कराटे मेंबर्स के सारे लोग केनिची को पूरे के पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं। केनिची कुछ देर तक तो हाइड एंड सीक उनके साथ खेलता रहता है और थोड़ी देर में सुकुबा खुद केनिची को ढूंढ ही निकालता है। इसी बीच में कहानी एक अनजान कोने में जाती है, जहाँ पे सुकुबा केनिची को गिरबान से पकड़ के खड़ा होता है और उससे कह रहा होता है कि मुझसे लड़ो। केनिची अपने आप को छुड़वा के वहां से जाते हुए कहने लगता है कि मैं बिना किसी वजह के किसी से नहीं लड़ता। तो उल्टा सुकुबा उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है, तो सारे लोग तुम्हारे बारे में ठीक ही कहते थे, तुम एक बुज़दिल हो, तुम्हें भागना पसंद है। पर अब चूंकि केनिची ने डिसाइड किया होता है कि वो कभी दोबारा नहीं भागेगा। सुकुबा के मुंह से ये सब सुनने के बाद केनिची अपना स्टैंस लेते हुए कहने लगता है, अपने अल्फाज इसी वक्त वापस लो। सुकुबा
स्कूबा भी इस पर कहने लगता है अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे मजबूर करो। उसके बाद स्कूबा अपने दोनों फिस्ट को उठाते हुए थोड़ा सा बाउंसी स्टैंस लेता है और इसी के साथ वो केनिची पे टूट पड़ता है। ना कि केनिची के पिछले अपोनेंट की तरह स्कूबा काफी ज्यादा फास्ट होता है, काफी इजी से केनिची पे बाड़ी पड़ने लगता है और उसे काफी ज्यादा मारता है। और उसके सब 2 हमले ही इतने ज्यादा भारी होते हैं कि केनिची में अब दोबारा से उठने की हिम्मत ही नहीं होती। स्कूबा उसे मारने के बाद यहाँ से जाने ही लगता है कि इसी लम्हे में केनिची उसके पैर को जोर से पकड़ते हुए कहने लगता है इसी वक्त अपने अल्फाज वापस लो। स्कूबा अपने पैर को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन केनिची की ग्रिप इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि स्कूबा अपने पैर को छुड़ा ही नहीं सक रहा होता। इस पर स्कूबा गुस्से में आके उसे और लाते मारने लगता है। अपने पैर को छुड़ाने के बाद स्कूबा की नजर जब अपने पैर पे पड़ती है तो वह यहाँ तक केनिची की ग्रिप का निशान अपने पैरों पे पाता है और इस पर वो केनिची पे दोबारा से टूटने को विचार होता है लेकिन तब तक केनिची बेहोश हो गया होता है। कहानी डोजो में जाती है जहाँ पे केनिची पूरे तरीके से टूट चुका होता है और जब मियो उससे बात करने आती है तो वो केनिची के जिस्म में काफी ज्यादा जख्म के निशानात पाती है। पर केनिची उससे बोलता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और ये कहते हुए वो ज्यादा बातें नहीं करता और बस यहाँ से चला जाता है। पर मियो जब दोबारा से केनिची से बात करने की कोशिश करने लगती है सकाकी उसे रोकते हुए कहने लगता है तुम लड़की हो तो शायद से तुम्हें ना मालूम हो लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ एक मर्द और लड़की की हार में काफी ज्यादा फर्क होता है और एक बार जब मैन किसी फाइट में हार जाता है तो उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो किसी भी लड़की का सामना कर पाए। इस हालत में तुम उसे सब थोड़ी देर अकेला ही छोड़ दो। अभी आकी सामे केनिची के जिस्म को देखते हुए कहने लगता है तुम्हारा जिस्म पूरे तरीके से ठीक है, ना कि कुछ फ्रैक्चर है और ना कि कुछ टूटा है। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है चाहे जरूर फिजिकल कुछ टूटा तो नहीं है लेकिन अंदर से केनिची पूरे तरीके से टूट चुका है। केनिची यहाँ पे रोते हुए कहने लगता है मैंने कितनी ट्रेनिंग की, मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया था, अगर स्कूबा के सब 2 हमलों ने मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी। तो आकी सामे केनिची से बोलने लगता है ठीक है जो होना था वो हो गया, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। केनिची उसने तुम्हें जलील किया, क्या ऐसा मौका तुम भी पाना चाहोगे? क्या तुम बदला लेना चाहोगे अगर तुम्हें मौका मिले? उसने तुम्हें कावड़ कहा, क्या तुम ये साबित करना चाहोगे कि तुम बुज़दिल नहीं हो? तो केनिची हाँ बोलते हुए कहने लगता है मैं जरूर करूंगा। जब उसने मुझे बुज़दिल कहा मैं उसे प्रूफ तो करना चाहता था कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मगर मैं मुंह से बोलने के अलावा उसके खिलाफ कुछ ना कर पाया कि ये सारी की सारी बातें सारे के सारे मास्टर सुन रहे होते हैं। केनिची कहने लगता है इसके लिए मुझे हिम्मत और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए, पर मुझे लगता है अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आकी सामे काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है केनिची उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे पास है। हाँ तुम्हारे पास हम है गजब किस्म के मास्टर्स। केनिची आज के दम से और आज के रोज से तुम्हारी टेक्निक्स की ट्रेनिंग शुरू होती है। किस्सा में अपने मन में सोचने लगता है मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बच्चे ने सेम अल्फाज मुझे क्या है जो कि एक वक्त में मैंने अपने मास्टर से कहे थे। इन सब के बाद आकी सामे केनिची को समझाने लगता है देखो जो एक शख्स तुम पे पहली बार अटैक कर चुका था इसका मतलब वो तुम पे दूसरी बार भी कर सकता है, मगर मैन में ये फर्क होता है कि वो दूसरी बार बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करता है अपनी पावर के दम से। इसके बाद आकी सामे उसके सामने एक स्टैचू रखते हुए कहने लगता है एक शख्स को पटकने के लिए उसकी वीकनेस यही होती है जिसके कारण वो बैलेंस हुआ होता है। तो मैं पहले ये जानना होगा कि स्टैचू की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आखिर कहाँ पे है। जहाँ तक ह्यूमंस की ही बात है ह्यूमंस के नेवल के करीब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ये जानने के बाद तुमने बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ उसे झटका देना है सिंपली ऐसे, और बस तुम ये करके उसे पटक सकते हो। इसके बाद मास्टर कैंसे केनिची को एक ऐसी टेक्निक सिखाने लगता है जिसमें ऑफेंस और डिफेंस दोनों शामिल है। ये टेक्निक सब तभी इस्तेमाल करनी है जब बंदा तुम पे लोअर बॉडी से हमला कर रहा हो। इस टेक्निक से तुम उसकी लोअर बॉडी को बेड लॉक कर सकते हो। इसके चलते जो कि ये तुम्हें एक सुनहरा मौका देगी, तुमने जो करना हो उसके साथ फिर कर सकते हो। इसके बाद उसकी अपचाय के साथ ट्रेनिंग शुरू होती है और केनिची सबसे ज्यादा अपचाय से डरता होता है क्योंकि ट्रेनिंग देते दौरान वो होल्ड बैक जर्रा भी नहीं कर पाता होता। केनिची की सारी ट्रेनिंग सकाकी दूर खड़े होकर देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे करके केनिची इन सारी की सारी टेक्निक्स वगैरह को मास्टर भी करना शुरू कर देता है। सकाकी ये सब देखे केनिची की दाद देते हुए कहने लगता है वैसे बच्चे तुम काफी अच्छे तरीके से ये सब कुछ कर पा रहे हो, वरना मैंने तो समझा था तुम 2-3 दिनों में यहाँ से भाग जाओगे। हाँ एक और चीज केनिची, जिस स्टैचू को तुम कल पटक रहे थे इसमें और आज के स्टैचू में काफी ज्यादा फर्क है। उसके कहने की देर होती है कि केनिची की नजर एक रूम पे पड़ती है और जब वो उस रूम में एंटर करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस रूम में हर साइज के स्टैचू पड़े होते हैं। आके सामे केनिची को एक्सप्लेन करते हुए कहने
लगता है जाहिर सी बात है हर एक अपोनेंट का अपना अपना साइज होता है। अब सिकाकी किनिची से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था, तो सिकाकी उसे कहने लगता है सब आज के लिए मैं तुम्हें सब कुछ टेक्निक्स वगैरह सिखा देता हूँ। ये सुन के आकी सामे भी थोड़ा सा हैरान होते हैं क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में इसने आज तक कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं होता। खैर यार सिकाकी किनिची से पूछने लगता है कि तुम्हारे उस अपोनेंट का स्टैंस कैसे था। इसी पर किनिची उसे बताने लगता है कि उसके दोनों हाथ ऊपर थे और वो थोड़ा सा बाउंसी स्टैंस था। सिकाकी इस पर कहने लगता है ठीक है, इस डांस के लिए मेरे पास एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके तुम उससे हरा सकते हो। किनिची यहाँ पे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लो होता है, तो सिकाकी उससे पूछने लगता है बताओ किनिची तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। किनिची मियो की तरफ देखते हुए कहने लगता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को बचा सकूं जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। जो सुन के सिकाकी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है तुम एक मैन हो, और मैन का जवाब यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है। देखो किनिची दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं होती जो कि नहीं हो सकती, ये सब तुम पे होता है कि तुम करना चाहो या नहीं। ये सब सुन के किनिची काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। कहानी सकुबा में जाती है जो कि अपने गैंग के हेडक्वार्टर में होता है, और उसे उनकी तरफ से एक नया मिशन दिया जाता है कि तुम स्कूल में अपने इस बच्चे से लिपटना तुम्हारा काम है। दूसरी सीन में सकुबा उसी शख्स को काफी ज्यादा मार होता है जिसे हराने का उसे ऑर्डर दिया गया होता है। तो वहीं पे उस बच्चे को बचाने कोई और नहीं बल्कि मियो आती है, और जिस तरीके से मियो सकुबा के हाथ को डिफ्लेक्ट करती है ये देख के सकुबा उसके साथ सीरियस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर इससे पहले वो मियो को छू भी पाता, वहां पे एंट्री मारता है कोई और नहीं बल्कि किनिची। किनिची आते सारे सकुबा से कहने लगता है अगर मियो पे तुमने हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथों को तोड़ दूंगा। जरूर किनिची को डर भी लग रहा होता है, मगर तब भी वो अपने कदम जमा के रखता है। किनिची को यहाँ पे सिकाकी की बात याद आने लगती है, अगर तुम एक असली आदमी हो तो फाइट में सबसे पहला वार तुम ही करोगे, और जो टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम अच्छे खासा पहला हमला लैंड करने में कामयाब भी होगे। किनिची सबसे पहला हमला करता है जो कि सकुबा आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद सकुबा को एहसास होता है कि हाँ यार किनिची मुझे बुद्धू बना रहा था। मैं मालूम पड़ता है चाहे जरूर सकुबा ने किनिची के पहले हाथ को तो ब्लॉक कर लिया था, लेकिन तब तक किनिची का दूसरा हाथ हमले की सूरत में उसके पेट पे लग चुका होता है, और ये टेक्निक उसे सिकाकी सेंसे ने सिखाई होती है। सिकाकी ने उसे बताया होता है कि लोग सबसे ज्यादा अपने मुंह पे मुक्का खाने से डरते हैं। तुम दोनों पंचेस को एक साथ थ्रो करो, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी हुई लोग सबसे पहले अपने मुंह को बचाने की कोशिश करेंगे, और इसी में वो तुम्हारे दूसरे हमले को देखेंगे भी नहीं। सकुबा गुस्से में बहते हुए अपनी लात उसे जू ही मारने को जा रहा होता है। किनिची यहाँ पे कैसे माँ की ट्रेनिंग से काम लेते हुए उसकी टांग पे बेल्ट लॉक मार डालता है, इसे अच्छी खासी उसकी टांग डैमेज लेती है। सकुबा को ये देख के काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है, और वो दोबारा से जब अपना अगला पंच मारता ही है तो किनिची का उसका ये पंच काफी ज्यादा स्लो दिख रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है अब चाय के डेडली पंचेस की स्पीड देख के अब बाकी के पंचेस किनिची को काफी ज्यादा स्लो दिखते हैं। बस फिर आखिर में आकी सामे सेंसे की टेक्निक पे अप्लाई करते हुए उसे वो पटक डालता है। इतनी सारी डैमेज लेने की वजह से सकुबा यहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। ये देख के किनिची को काफी ज्यादा खुशी होती है कि उसकी हार्ड ट्रेनिंग आखिरकार रंग ले ही आई, और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।